हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। दिसंबर 25 का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 में ऑलरेडी डाल चुका हूं और पार्ट 2 ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, सारे जो मेजर टफ क्वेश्चंस हैं इस पार्ट में मैं करवा दूंगा और कोई पार्ट आने वाला नहीं है। सब बाकी इजी है, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन 4B कैश फ्लो। काफी बच्चों को इसमें दिक्कत गई है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4B दिसंबर 25 पेपर CFM। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एक्स लिमिटेड प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ठीक है, डेटा आपको दिया है और ठीक है ना, क्या मिसिंग है आप सब जानते हो कि मेथड नहीं दी हुई है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी मेथड नहीं दी हुई है, तो ऐसे केसेस में क्या करें। ठीक है, डेटा आपको किस तरह दिया है उस पर ध्यान दें। अगर आपको पूरा P&L बैलेंस शीट ये सब दिया है तो वो इनडायरेक्ट मेथड होती है, और अगर आपको डायरेक्ट कैश इनफ्लोस, कैश आउटफ्लोस, कैश इनफ्लोस, कैश आउटफ्लोस दिए हुए हैं और प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ तो वो डायरेक्ट मेथड होती है। आप एनालाइज कर लीजिए, जितने भी आपने डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस देखे हैं सबका पैटर्न आपको सेम दिखेगा कि उसमें डायरेक्ट कैश इनफ्लोस, कैश आउटफ्लोस दिए हुए और पूरी बैलेंस शीट P&L या ऐसा प्रॉफिट सब दिया हुआ नहीं रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट परचेज, सेल, एक्सपेंसेस सब कैश फ्लोस दिए हुए हैं, तो इसीलिए ये डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है और इसको डायरेक्ट मेथड से हम सॉल्व करेंगे। आ जाइए, एक्स लिमिटेड सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर कैश ओनली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, दिया हुआ है कि सारे के सारे गुड्स आपने कैश में ही बेचे हैं, मतलब उधारी में माल बेचा ही नहीं है, डेटर्स वगैरह का कोई अकाउंट ही नहीं है, डायरेक्ट सब कैश सेल है। टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल। एंड परचेज द गुड्स इन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स ओनली। उल्टा है, परचेसेस पूरे के पूरे क्रेडिट पे है, कैश परचेस है ही नहीं, मतलब टोटल परचेज इज इक्वल टू क्रेडिट परचेस। अब क्रेडिट परचेस है तो कैश आउटफ्लो कैसे आएगा? सप्लायर को पैसा दिया होगा, फ्री में थोड़ी दिया है, परचेस फ्री में थोड़ी है, सिर्फ उधारी दी है, थोड़ा टाइम दिया है, पैसे तो दिए होंगे ना, तो सप्लायर का जो पेमेंट है वो परचेस का आउटफ्लो आएगा। ठीक है, आ जाइए, फिर दिया है देखो, कंपनी हैज मेड अ टोटल परचेस ऑफ 77 lakhs। मैंने अभी आपको बताया, लिखा हुआ है क्रेडिट पे ही गुड्स खरीदे हैं, कैश परचेस मतलब नहीं है, तो यहां टोटल परचेस का ही मतलब क्या है? क्रेडिट परचेस। तो क्रेडिट परचेस आपको दिया हुआ है। फिर दिया है देखो, कंपनी पेड 45 lakhs एज वेजेस, 9 lakh एज ऑफिस एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। डायरेक्ट पेमेंट्स आपको दिए हुए हैं, डायरेक्ट आपको यूज करने हैं। बैलेंस ऑफ सप्लायर अकाउंट एज ऑन 31 March 24 वे हायर देन द बैलेंस ऑफ 31 March 25 बाय 3 lakhs। ठीक है, वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है। दिख रहा है कि ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, कैसे सर? ऊपर डेट दी हुई है, ये हमारा क्लोजिंग डेट है, 31 March 2025 का कैश फ्लो है, तो 31 March 24 क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस, और 31 March 25 क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस, और कंपैरेटिव सेंस में दिया हुआ है। तो इंग्लिश ग्रामर आपको बहुत ध्यान देना है कि क्या दिया है? बैलेंस यानी ओपनिंग बैलेंस वेयर हायर देन द बैलेंस ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग क्लोजिंग से 3 लाख रुपए ज्यादा था, तो यहां समझना क्या है आपको? बेस को समझना है कि ये जो हायर है, कंपैरिजन जो है उसका बेस क्या है, उसको 0 अज्यूम करना पड़ता है। उसको कुछ भी नंबर आप अज्यूम कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आंसर सब में सेम आएगा, पर कुछ एक वैल्यू अज्यूम करोगे तो आसान हो जाएगा, फिर आपको प्लस माइनस वो सब रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सब लॉजिकली पढ़ के आप निकाल सकते हो, तो वो ज्यादा बेटर होगा, आपके ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। तो लिखा हुआ है हायर देन द, जब भी ये देन द रहता है ना, वो आगे वाला जो होता है वो बेस होता है, तो उसमें दिया है कि काय के बेस पे वो ज्यादा है। ठीक है, देन द बैलेंस ऑन 25, यानी बेस क्या है यहां पे? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग आपका बेस है इस कंपैरिजन में, और इसको मैं 0 अज्यूम कर रहा हूं कि अगर मेरा क्लोजिंग बैलेंस 0 है तो ओपनिंग कितना होगा? इससे 3 लाख रुपए ज्यादा, यानी 0 + 3 लाख 3 लाख। आया कुछ समझ में? तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख,
बेस को आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो और उसके हिसाब से ओपनिंग आपको निकाल लेना है। तो ऐसा इसको हम आगे यूज करेंगे, सप्लायर का जब अकाउंट बनाएंगे तब मैं इसको यूज करूंगा। आगे बढ़ते हैं। टैक्स पेड बाय द कंपनी अमाउंट्स टू 8 लाख रुपीज वाइल द प्रोविजन फॉर टैक्स वॉज 7 लाख। अब इसमें भी काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप डायरेक्ट मेथड में हो, नॉन कैश कोई भी आपके काम का नहीं है, तो प्रोविजन यहां पे कोई काम का नहीं है, ये नॉन कैश है और इससे रिलेटेड जो कैश आइटम है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो टैक्स पेड आपको दिया हुआ है, बात खत्म। प्रोविजन ओपनिंग क्लोजिंग अब कोई लेना देना नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आपको इग्नोर करना है प्रोविजन का। टैक्स पेड डायरेक्टली हम ले लेंगे। कंपनी रीपेड बैंक लोन ऑफ 17,50,000 विच इंक्लूडेड इंटरेस्ट ऑफ 1,50,000। अब देखो, लोन रिपेमेंट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इंटरेस्ट पेड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है और उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हमको सिर्फ ये वाला फिगर लेना है। 1,50,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो बस उसका कोई काम नहीं है, इंक्लूडेड ही है, दोनों एक ही हेड में आते हैं, डायरेक्टली हम उसको दिखा देंगे। फिर है डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, 5 लाख रुपीज इंक्लूडिंग डीडीटी, तो वो भी टैक्स ही है, उसी से रिलेटेड है, उसी हेड में आता है, पढ़ा होगा आपने। इनकम टैक्स ऑपरेटिंग में आता है और बाकी अगर कोई अदर हेड से रिलेटेड कोई टैक्स है तो वो उसी हेड में आता है। तो डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और उसी से रिलेटेड टैक्स है तो वो भी फाइनेंसिंग में ही आएगा और ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसमें भी आपको सीधे सीधे 5 लाख का फिगर लेना है। फिर है एक्स सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 60 लाख, ऑफ 60 लाख है, एट 60 लाख नहीं है, मतलब एक कॉस्ट है, इसलिए बोल रहा हूं ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे और कुछ भी बस रिवाइज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप कब कहां क्या गलती कर लोगे आपको पता नहीं चलेगा और फिर स्टेप मार्किंग में कुछ खास मार्किंग मिलती नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना है। ऑफ 60 लाख मतलब ये कॉस्ट दी है कि 60 लाख का बुक वैल्यू है और वो आपने बेचा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 4 लाख रुपीज। अब यहां देखो कैश फ्लो डायरेक्टली नहीं दिया है, ऊपर देखो हर जगह कैश फ्लो है। कंपनी रीपेड बैंक लोन डायरेक्ट कैश फ्लो है, डिविडेंड पेड डायरेक्ट कैश फ्लो है, टैक्स पेड डायरेक्ट कैश फ्लो है, सब कैश फ्लोज हैं, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर यहां पे 60 लाख कैश फ्लो नहीं है, वो सेल वैल्यू नहीं है। इन्वेस्टमेंट सोल्ड मतलब उसमें कैश फ्लो क्या होता है, सेल अमाउंट, वो दिया हुआ नहीं है। 60 लाख इज द बुक वैल्यू और प्रॉफिट अलग से दिया है। ठीक है, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में क्या पढ़ा है, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बस वो बचपन यहां पे यूज करना है। 60 लाख प्लस 4 लाख यानी आपका सेल वैल्यू रहा होगा 64 लाख, जो हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेना है। फिर है फर्नीचर परचेस्ड, ठीक है, कैश फ्लो आउटफ्लो ही होता है, डायरेक्ट कैश फ्लो है, 20 लाख में आपने परचेज किया है। फिर आपको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिया हुआ है। अब अगर आप पूरा क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, सेल दिया ही नहीं है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सारे आइटम्स दिए रहते हैं, सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, टैक्स, फिक्स्ड एसेट, लोन, सब हर हेड के जो आइटम्स हैं डायरेक्टली दिए रहते हैं। पर इस क्वेश्चन में सेल ही नहीं है। अब सेल ही नहीं है तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, उसको इग्नोर करोगे तो आपका कैश फ्लो टैली नहीं होगा। करके देख लो, सेल इग्नोर करो, जो आइटम दिए हैं उसके बेसिस पे कैश फ्लो बनाओ, आपका कैश फ्लो टैली नहीं होगा। कहीं ना कहीं क्वेश्चन ट्रिकी बोलूं या गलत बोलूं मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना, गलत भी हो सकता है, पर चलो ट्रिकी मान के इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको रिवर्स मेथड यूज करना पड़ेगा, कैश सेल को बैलेंसिंग फिगर लेना पड़ेगा ताकि आपका कैश फ्लो टैली हो जाए। तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, सब में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है, बस जब भी आप डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करो तो बस ध्यान दो कि भाई सेल का पूरा दिया है क्या, परचेज का दिया है क्या, मेजर आइटम अगर सारे दिए हुए हैं तो वो नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व होगा। अगर एक आधा मेजर कंपोनेंट ही नहीं दिया हुआ तो आपको दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है क्या? तो अब एक एक आइटम स्टार्ट करते हैं। चलो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। और फिर आएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। एड ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग। क्लियर है? बोलो, नॉर्मल तरीके से चलो, स्टार्टिंग से चलते हैं, ठीक है। पहला एडजस्टमेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन है। सेकंड में देखो दिया है परचेस, उसका कनेक्शन एडजस्टमेंट नंबर 4 से है, तो अब आपको सप्लायर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहला वर्किंग नोट आएगा आपका सप्लायर्स लेजर। सप्लायर क्या है? लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो ओपनिंग क्रेडिट साइड आएगा, क्लोजिंग डेबिट साइड आएगा। मैंने जो अजम्पशन लिया था उसके हिसाब से चलेंगे। क्लोजिंग मैंने 0 लिया था और ओपनिंग मेरा आया था 3 लाख रुपीस। आपने अगर कुछ और अज्यूम किया होगा तो वो नंबर्स ले लेना। दोनों का बस डिफरेंस 3 लाख का आना चाहिए। 100 बात की एक बात क्या है, दोनों का फर्क 3 लाख ही आना चाहिए। अब 1 लाख लोगे तो वो 4 लाख आएगा, 2 लाख लोगे तो 5 लाख आएगा, बस डिफरेंस 3 लाख होना चाहिए, वही मायने रखता है, ठीक है। अब परचेज दिया हुआ है, ठीक है, तो बाय परचेज यहां पे आता है, इतना आपको पता होना चाहिए 77 लैक्स। बस यहां पे आपको पेमेंट टू सप्लायर निकालना है कैश बैंक, तो आप निकालोगे तो आपका आएगा 80 लाख रुपीस। 80 लैक्स का सप्लायर का पेमेंट हुआ है। तो इफेक्ट देते जाएंगे एक एक हाथों हाथ। बोलो, कैश पेड टू सप्लायर्स, ठीक है, 80 लैक्स आउटफ्लो है, ठीक है। तो ये हो गया पहला एडजस्टमेंट। फिर है कंपनी पेड वेजेस 45 लैक्स, ठीक है, लिखते जाओ। वेजेस पेड आउटफ्लो है 45 लैक्स। फिर है ऑफिस एक्सपेंस पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड 9 लैक्स। फिर है टैक्स पेड, ठीक है, नीचे अलग से लिख दो, टैक्स पेड 8 लाख रुपीस। फिर है कंपनी रीपेड बैंक लोन ऑफ 17,50,000 इंक्लूडेड इंटरेस्ट, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बैंक लोन रीपेड, सॉरी, बैंक लोन रीपेड विथ इंटरेस्ट, ठीक है, 17,50,000 आउटफ्लो। कैश फ्लो में प्लस माइनस साइन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो आउटफ्लो है, रीपे किया है, माइनस आएगा। फिर है डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग है, ठीक है, इंक्लूडिंग डीडीटी डायरेक्ट लिख देंगे 5 लाख रुपए। फिर है इन्वेस्टमेंट सोल्ड, तो ये इन्वेस्टिंग में आएगा, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ठीक है, 60 + 4 64 लैक्स इनफ्लो है, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। फिर है फर्नीचर परचेस्ड, ये भी इन्वेस्टिंग है, आउटफ्लो है 20 लैक्स, माइनस साइन। और फिर दिया है ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, वो भी लिख लो। ओपनिंग 10 लैक्स, 4950, ठीक है। इतना डेटा दिया हुआ है, इतना हर बच्चा सॉल्व कर सकता है। अब यहां पे एक टाइप का स्टूडेंट क्या करेगा, सेल्स का उसको क्लिक ही नहीं होगा, वो ऐसे ही सब टोटल निकालेगा पर उसका कैश फ्लो टैली होगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये सिचुएशन में आपको क्या करना है, उल्टा जाना है, हर स्टेप उल्टी जानी है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक एक हेड का सब टोटल लेते हैं, फिर तीनों के सब टोटल को ऐड करते हैं, फिर हमारा नेट आता है और नेट में ओपनिंग ऐड करके हम क्लोजिंग निकालते हैं। अब पूरा का पूरा उल्टा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उल्टा करेंगे, नेट निकालेंगे। तो नेट निकालो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना पड़ेगा आपको। बढ़ रहा है 10 लाख से बढ़ के 49,50,000 हो जा रहा है, मतलब कितने से बढ़ रहा है, 39,50,000, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 39,50,000 आपका नेट चेंज है, ठीक है, जो कि क्या है, तीनों हेड्स का टोटल है, एडिशन है, ठीक है। अब बाकी हेड्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टिंग में 2 ही आइटम्स हैं तो उसका आ जाएगा, फाइनेंसिंग का भी आ जाएगा, ठीक है। तो इनके दोनों के सब टोटल्स ले लो।
इसका नेट माइनस में आएगा, और जब भी माइनस में आता है तो आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। चलो अब यहां पे अपन को उल्टा चलना पड़ेगा, ठीक है। ये तीन फिगर्स जो हैं 1 2 3, इन तीनों का जो एडिशन है वो है 39,50,000। इक्वेशन बना लो, ओरली सॉल्व मत करना। तो उसको मैं x ले लेता हूं, ऑपरेटिंग को x ले लेता हूं, प्लस 44 लाख और प्लस यानी माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहां माइनस आ जाएगा 22,50,000, और ये तीनों का टोटल जो है वो है 39,50,000। अब कुछ बच्चों को यहां वो अटक जाएंगे ये वाला, तो ये बेसिक्स है बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लस माइनस माइनस होता है तो डायरेक्ट माइनस साइन आपकी आएगी यहां पे। अब इस इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करना है, ये दोनों आइटम उधर भेजो, साइन बदल जाएगी। तो x इज इक्वल टू 39,50,000 प्लस 22,50,000 माइनस 44 लैक्स, ठीक है। साइन बदलती है, बेसिक मैथ्स आपको आता ही होगा। तो 39,50,000 प्लस 22,50,000 माइनस 44 लैक्स, तो ये आएगा आपका 18 लैक्स, ठीक है। 18 लैक्स आपका सब टोटल है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। अब सेम एक एक अपन माइनस प्लस करते हुए नीचे आते हैं, आपको रिवर्स करते हुए आना है। टैक्स पेड माइनस करने के बाद 18 लैक्स है, तो उसको रिवर्स करो, माइनस का रिवर्स प्लस एड बैक, तो इसको एड बैक करो। तो इसके पहले क्या सब टोटल रही होगी, 18 प्लस 8 26 लैक्स। और आप टैली भी कर सकते हो ना, 26 माइनस 8 18 बरोबर है। अगर आप 18 में से 8 माइनस करके 10 लिख दो तो हो सकती है गलती, लेकिन 10 माइनस 8 फिर 2 आना चाहिए, आपका 18 आ रहा है, तो ये यानी आपको पकड़ में आएगी गलती। तो 26 माइनस 8 18 यानी सही है। अब ये तीनों आइटम माइनस हो रहे हैं तो रिवर्स यानी एड बैक करते जाओ। बोलो एड बैक करो, 26 लैक्स प्लस 9 लैक्स प्लस 45 लैक्स प्लस 80 लैक्स। तो यहां कैश सेल रहा होगा, आपको ऐसा अज्यूम करना है, सब कैश में बेचा है ऐसा लिखा हुआ है। कैश सेल्स ये आपका हिडन फिगर है, 1 करोड़ 60 लाख आपका कैश सेल से इनफ्लो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा आपका कैश फ्लो आएगा। तो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लिखो चलिए बढ़े आगे। तो ये हो गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में एक क्लैरिफिकेशन देना है। 4A इजी है, पास में भी आ चुका है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो ये मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा, इसमें थोड़ा बहुत मुझे लगता है एक एरर है, वो मैं बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि काफी बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें अगर आप देखोगे बायबैक का क्वेश्चन है, 25% शेयर्स आप बायबैक कर रहे हो, ठीक है, और 13 रुपीज में कर रहे हो, ठीक है। 10 का शेयर है और आप 13 में बायबैक कर रहे हो, ठीक है, 25% कर रहे हो। ये 480 लैक्स के शेयर्स हैं, ठीक है। 4,800 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 10, यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 480 लैक्स। 480 लैक्स का 25% मतलब 120 लाख शेयर्स आप बायबैक कर रहे हो, इंटू 3 रुपीज का प्रीमियम दे रहे हो। तो 120 इंटू 3 360 का लॉस है, यानी कि प्रीमियम ऑन बायबैक है, जो आप एब्जॉर्ब करोगे। कहां से एब्जॉर्ब करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो 700 है, ठीक है, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या? तो 360 माइनस कर देंगे, 700 माइनस 360, तो 340 आएगा। 340 प्रीमियम अभी भी बचा हुआ है,
और फिर आपको दिया जाएगा कि देखो 4 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं ऑफ 100 ईच एट पार। आपका कैपिटल कितना रिड्यूस हो रहा है? 120 लाख शेयर्स इंटू 10, यानी कि 1200 का कैपिटल कम हो रहा है जो आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू कितना बढ़ रहा है? 4 लाख इंटू 100, यानी कि 400 लैक्स का कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, तो 1200 का रिक्वायरमेंट है, 1200 का रिक्वायरमेंट है, 1200 का रिक्वायरमेंट है, माइनस 400 आपका प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू ऑर्गेनिकली बढ़ रहा है, तो बचेगा 800 जो कि सीआरआर से लाना पड़ेगा। ठीक है, तो सीआरआर का रिक्वायरमेंट हमने निकाल लिया 800। अब वो कहां से लाएंगे? तो सीक्वेंस आपको पता ही है, पहला सीक्वेंस में आता है प्रीमियम। बायबैक में प्रीमियम यूज हो सकता है फॉर सीआरआर, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहां इंस्टीट्यूट ने ये सीआरआर अपना प्रीमियम यूज नहीं किया है, डायरेक्टली उन्होंने जनरल रिजर्व पूरा 800 ले लिया है, जो कि टेक्निकली मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी अवेलेबल है और बायबैक में प्रीमियम यूज कर सकते हैं सीआरआर के लिए। तो वो सीक्वेंस के हिसाब से आपको करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम आना चाहिए 340, और फिर आप जनरल रिजर्व जो रिमेनिंग है वो यूज कर सकते हो 460। ऐसा 800 का जो अमाउंट है वो सीआरआर में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो एक क्लैरिफिकेशन मेरे तरफ से मैंने दे दिया। क्लियर है? सब नोट कर लो कैलकुलेशंस। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सब इजी क्वेश्चन ही है। आपको टफ लग रहा है मतलब आपकी पढ़ाई थोड़ी सी अप टू द मार्क नहीं होगी, क्योंकि सब इजी है, ठीक ठाक इजी है। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एफएम पे आते हैं। एफएम में पहले मैं छोटे क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं। आ जाओ। छोटे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो परेशान किया बच्चों को वो है क्वेश्चन 6A। 6A ने सबसे ज्यादा परेशान किया है बच्चों को, तो देख लेते हैं। है बहुत इजी, जब आप पढ़ लोगे तो आप बोलोगे कि यार वाकई में इजी था। गणेशन लिमिटेड इज evaluating a project that has following cash flow stream associated with it। कैश फ्लो दिया है INR रुपीज में, 0 मतलब ये क्या है? आउटफ्लो है। सेकेंड ईयर में भी नेगेटिव जो है, इनफ्लोज है आउटफ्लो जो भी बोलो, मतलब इन्वेस्टमेंट होगा या जो भी बोलो, क्लियर नहीं है, ज्यादा डेटा दिया नहीं है, यानी इसको आउटफ्लो बोलेंगे। ये दोनों क्या है? माइनस मतलब आउटफ्लो, माइनस मतलब आउटफ्लो। सेकेंड ईयर से देखो पॉजिटिव कैश इनफ्लोज चालू होते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, ये सब कैश फ्लोज हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। कैलकुलेट द टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऑफ द कंपनी। 99.99% बच्चों ने ये वर्ड को बरोबर नहीं पढ़ा, उन्होंने कैश फ्लोज पढ़ा, जैसे हमेशा होता है पूरे प्रोजेक्ट का जो भी होता है अपन नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ कैश इनफ्लो का इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है। अब ये भी ट्रिकी है या गलती है बोल नहीं सकते। ठीक है, ट्रिकी था ऐसा समझ के ही सॉल्व करो तो बेटर है। तो सिर्फ जो कैश इनफ्लोज है, यानी कि ये इनफ्लो है, ये इनफ्लो है, ये इनफ्लो है, ये इनफ्लो है और ये भी इनफ्लो है। ठीक है, ये जो 2, 3, 4, 5, 6 ये जो 5 साल के इनफ्लोज हैं, सिर्फ इन्हीं का टर्मिनल वैल्यू निकालना है। सर बात तो सब सही है, पर ये टर्मिनल वैल्यू क्या होता है ये तो हमने सुना ही नहीं है। तो टर्मिनल वैल्यू होता है कि प्रोजेक्ट के एंड में जो वैल्यू होती है वो होता है टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल का मतलब ही क्या है? जहां सब खत्म होता है। तो प्रोजेक्ट जहां खत्म होता है वहां उनके इनफ्लोज की वैल्यू जो होती है उसको टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं, मतलब फ्यूचर वैल्यू होती है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो आपको निकालना था, बस क्वेश्चन इतना ही है। फ्यूचर वैल्यू निकालना है जो कि सबसे इजी होता है। आए ख्याल में? तो सबको 6th ईयर के एंड पे आपको लाना है। क्लियर है? सबसे पहली बात, सिर्फ कैश इनफ्लो लेने हैं, तो ये और ये कट हो जाएंगे, इनको आपको फ्यूचर वैल्यू
या टर्मिनल वैल्यू में काउंट नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ कैश इनफ्लो की टर्मिनल वैल्यू पूछी है। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 5 साल का ही आएगा। ठीक है, अब सेकेंड इसमें आता है कि कितने साल उसको आगे लेके जाना है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला लिख लो, ईयर को माइनस करो, 6 माइनस 2 4, तो इसको 4 साल आगे लेके जाना है। 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1 और 6 माइनस 6 0, यानी वो ऑलरेडी उसी डेट पे है, तो उसको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, वो सेम वैल्यू लेकिन लेनी पड़ेगी, जीरो नहीं हो जाता वो, सिर्फ उसको फ्यूचर में यानी उसको कंपाउंडिंग नहीं करनी है, सेम वैल्यू लेंगे। ठीक है, बोलो तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बोलो फ्यूचर अपना फ्यूचर वैल्यू का क्या है फॉर्मूला, P1 माइनस आर रेज टू द पावर n। ठीक है, बस ये यूज करना है और सबको ऐड करना है क्योंकि टर्मिनल वैल्यू पूछी है। तो 21 प्लस 0.15 रेज टू द पावर 4, ये हो गया पहले कैश फ्लो का। फिर है 61 प्लस 0.5 रेज टू द पावर 3 प्लस 81 प्लस 0.15 रेज टू द पावर 2 प्लस 101 प्लस 0.5 15 रेज टू द पावर 1 और प्लस 120, बस इतना ही है। ठीक है, निकालो एक एक, पहले ब्रैकेट की वैल्यू निकालो और फिर मल्टीप्लाई करके m प्लस m प्लस m प्लस MRC। ठीक है, बोलो 1 प्लस 0.15 यानी 1.15, ठीक है, इनटू इक्वल टू, ये हो गया स्क्वायर, फिर 3 और 4, तो ये आ गया आपका वैल्यू इनटू 20, तो ये आ गया 34.98। इसको m प्लस करते जाओ, m प्लस, फिर है 1.15 इंटू इक्वल टू, ये हो गया स्क्वायर, एक और बार इक्वल टू, ये आ गया 3, पावर 3 आ गया इंटू 60, m प्लस 91.25, फिर है 1.15 इंटू इक्वल टू, ये आ गया स्क्वायर इंटू 80, m प्लस 105.8 प्लस 100, सीधे पावर 1 मतलब वही रहेगा 1.15 इंटू 100, 115 और प्लस 120, बस MRC कर दो। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, हाँ 467.03, क्लियर है। तो ये आ गई आपकी टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। ठीक है, तो कंसेप्चुअली बहुत सिंपल है। ठीक है, बस आपको टर्मिनल वैल्यू क्या होती है ये पता होना चाहिए, और सिर्फ कैश इनफ्लो लिखा हुआ था, इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। 5 में से 5, एक दो बच्चों को मैंने देखा है एक्चुअली, एक आध गलती से एक बच्चा मिला मुझे जिसने सही सॉल्व किया था और उसको लिटरली 5 आउट ऑफ 5 ही मिले, आधे पेज का आंसर 5 में से 5। लिखो बढ़े आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये भी क्वेश्चन काफी लोगों को ट्रिकी लगा है, बी वाला, मार्जिनल कॉस्टिंग जो है, ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स। आ जाओ। ABC and company is a contract manufacturer in the textile industry. It manufactures formal shirts under the license from brand owners. The installed capacity is 18,000 units. It is estimated that the current year sale will be 15,000 units. ठीक है, अदर डिटेल्स, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, सारे वेरिएबल कॉस्ट आपको दिए हुए हैं, फिक्स कॉस्ट दिया है, हमेशा टोटल में ही रहता है 4,80,000, और लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस टू बी कोटेड फॉर अ डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 4,20,000। मतलब ये डिजायर्ड सेल्स वाला क्वेश्चन है जो आप पहले भी सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, थोड़ा सा बस अलग है, इसमें सेल वैल्यू ही नहीं दी है, मतलब आप पीवी रेशियो नहीं निकाल सकते, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। एक्चुअली थोड़ा कंसेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग हो तो ये इतना इजी क्वेश्चन है, बता नहीं सकता मैं आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमको निकालना क्या है, ध्यान दो,
हमको निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। सिर्फ सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट। टोटल को क्या बोलते हैं, सेल्स। सेल्स नहीं लिखा है, सेलिंग प्राइस लिखा है, जो कि पर यूनिट होती है। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट में दो होता है, वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल ऑलरेडी दिया हुआ है, पर यूनिट लेवल पे दिया हुआ है। इन तीनों को अगर आप ऐड कर लो तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, दिया हुआ है ऊपर। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो दिया हुआ है 30, 40, 50, 60, 60 रुपीज तो दिया हुआ है। बस आपको करना क्या था, आपको फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट पे कन्वर्ट करना है और आपको प्रॉफिट को पर यूनिट पे कंपेयर करना है, कन्वर्ट करना है और सबको जोड़ देना है। बहुत सिंपल है ये, मैं मेरे तरीके से बता रहा हूं, फिर इंस्टीट्यूट ने कैसे दिया है वो भी बताता हूं। ठीक है, तो बस करना क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 30, 10, 20 यानी कि 60। ठीक है, फिर आपको लेना है फिक्स कॉस्ट, कितना है 4,80,000। ठीक है, इसको आगे आने वाला जो ये है ईयर है, करंट ईयर के, इससे आपको डिवाइड करना है 15,000। ठीक है, तो ये कितना आएगा, पर यूनिट में कन्वर्ट कर लो, ये आएगा 32। फिर प्रॉफिट को भी पर यूनिट पे कन्वर्ट कर लो करंट सेल्स के हिसाब से, ये आएगा 28। कितना आएगा ये 120। बस ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बस इतना ही आंसर है। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इंस्टीट्यूट ने ऐसे नहीं दिया है। सर कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर मार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी, चेकर क्या करेगा, किसी को कोई पता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इंस्टीट्यूट ने क्या बताया वो भी मैं बता रहा हूं। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, जैसे हमने पर यूनिट को जोड़ा है, उन्होंने टोटल को जोड़ा है और फिर आखिरी में डिवाइड किया है। करना तो वही है ना। ठीक है, तो टोटल पहले सेल निकाल लो। सेल कैसे निकलता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बस सब टोटलिटी में निकालना है। ठीक है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट टोटल दी है, प्रॉफिट भी टोटल में दिया है, इसलिए उन्होंने टोटल लिया है। वो भी गलत नहीं है, सब चलता है। बोलो, तो वेरिएबल कॉस्ट को पहले अब टोटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलो कितना था वो, 60 इंटू सेल्स 15,000। 18,000 का यहां कोई काम है नहीं। ठीक है, 60 इंटू 15,000 तो ये आएगा 9 लाख टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट टोटल दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना है। प्रॉफिट भी दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना है। यह आएगा आपका टोटल सेल्स। ठीक है, कितना आएगा 9 और 9 18, 18 लैक्स। बस टोटल सेल्स को अगर आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से, या एक्सपेक्टेड सेल्स जो भी लिखो 15,000, तो आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। तो वही है ना, डिवाइड तो 15,000 से ही कर रहे हो। 18 लाख को 15,000 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब आप कर क्या रहे हो, इसको भी 15,000 से डिवाइड कर रहे हो, इसको भी कर रहे हो, इसको भी कर रहे हो। वही मैंने किया है, मैंने डायरेक्ट यहीं पे डिवाइड करके निकाल लिया टोटल। एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो 18 लैक्स डिवाइडेड बाय 15,000 तो ये आएगा 120। ठीक है, ये ICSI का अप्रोच है। क्लियर है क्या? तो सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। अब एक जो आउट ऑफ बॉक्स या आउट ऑफ सिलेबस जो भी बोलो, वो एक क्वेश्चन आया था, मार्केट वैल्यू एडेड। कॉन्सेप्ट आउट ऑफ बॉक्स नहीं है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये आपके सिलेबस में ही है, पर इसमें एक जो आइटम यूज किया हुआ है उसके बारे में आपको ज्यादा कहीं भी दिया हुआ नहीं है, और वो चीज इंडिया में भी प्रेवेलेंट नहीं है। तो ऐसा भी नहीं कि आपको लॉ में या कहीं और आपने पढ़ा होगा, ये चीज इंडिया में है ही नहीं। तो इसलिए मैं आउट ऑफ सिलेबस भी वर्ड यूज कर रहा हूं साथ साथ में। तो क्या है, अलग ही है। अब क्योंकि ऐसा फिर से ना आ जाए, मैं सिर्फ इसीलिए पढ़ा रहा हूं, आपके मार्क्स का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। बट ये बुक्स में कहीं भी ज्यादा इसके बारे में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 1 करोड़, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 1 करोड़, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड एज ट्रेजरी स्टॉक
इंडिया में आप पढ़ोगे, चैट जीपीटी कर लो, ट्रेजरी स्टॉक अलाउड नहीं है। ट्रेजरी स्टॉक क्या है? आपने अपने ही शेयर्स खरीद के होल्ड किए हैं, ठीक है। आपने सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट पढ़ा हुआ है, 68, 69, 70, उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि बायबैक के बाद उसको कैंसिल करना पड़ता है। आप रीइशू नहीं कर सकते, उसको आप होल्ड नहीं कर सकते, आ रहा है ध्यान में? तो ये इंडिया में अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो लेकिन दिया हुआ है, क्योंकि ये फॉरेन में या इंटरनेशनल जो भी बड़े कंट्रीज हैं वहां पे अलाउड होगा, इंडिया में लेकिन नहीं है। तो 5 लाख के शेयर आपने खुद ही खरीद के खुद के पास ही रखे हुए हैं, ठीक है, कैंसिल नहीं किए। पर जब हम वैल्यूएशन निकालते हैं तो उसको हटा देते हैं, उसका जो कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट में से हटा लेते हैं, उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से हटा देते हैं। तो जितने शेयर्स आउटसाइड लोगों के पास हैं उन्हीं से सारे वैल्यूएशंस निकलते हैं। यही क्वेश्चन इसी टॉपिक पे है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, 1 करोड़ में से 1 CR ये जो शेयर्स हैं इसमें से 5 लाख माइनस कर देने, 95 लाख मतलब आपके शेयर्स है। फिर करंट मार्केट प्राइस दिया है 40 रुपीज, फिर आपका जो कॉस्ट है वो दिया हुआ है टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग, जिसको आप बुक वैल्यू कहते हो, पूरे 1 CR का ही, ये ध्यान देना, ये 1 CR पूरे शेयर्स का जो कॉस्ट है आपके बुक्स में वो है 25 करोड़ 57 लाख। और फिर दिया है कॉस्ट ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, आपने जो 5 लाख शेयर्स लिए थे वो बायबैक कितने में किए हैं, 2 करोड़ में, जो कि ऊपर उसमें इंक्लूडेड है। अब पूछा क्या है, पूछा है कि मार्केट वैल्यू एडेड निकालो, और फिर लिखा है अज्यूम मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इक्वल्स इट्स बुक वैल्यू। डेट का तो कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू इक्वल है। तो दोनों में जब सेम नंबर होता है माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा ना, मतलब डेट को इग्नोर करना है, ऐसा इन्होंने कहा है इनडायरेक्टली, ठीक है, कि डेट का कुछ ज्यादा नहीं है, जो है इक्विटी का ही है। दोनों में मतलब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, ऐसा आप अज्यूम करो, मतलब उसका इफेक्ट निल इनडायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। और पूरे क्वेश्चन में डेट अलग से दिया भी नहीं है, नहीं भी दी होती है लाइन तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ओवर इंफॉर्मेशन है जिससे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। चलो तो करना क्या है, मार्केट वैल्यू डेट कैसे निकलता है, पूरे शेयर्स का और डेट का जो भी है पूरा मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, बुक मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू एडेड, ठीक है। आपने कितना पैसा लगाया और आज आपकी उसकी वैल्यूएशन कितनी हो गई है, मतलब उतनी आपने अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाई है, ऐड की है। तो बस यही करना है, बोलो मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, बस दोनों में क्या करना है, ट्रेजरी स्टॉक का इफेक्ट माइनस करना है, बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू कैसे आएगा, 1 करोड़ शेयर्स माइनस 5 लाख शेयर्स, ठीक है, ये हो गया आपके आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू 40 रुपीज उसका वैल्यूएशन है। तो ये ट्रेजरी स्टॉक हटा के जो शेयर्स हैं उनका मार्केट वैल्यू आ गया शेयर्स का, माइनस बुक वैल्यू 25 करोड़ 57 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ ट्रेजरी स्टॉक जो कि है 2 करोड़, बस ये आपका आ जाएगा मार्केट वैल्यू एडेड। बोलो 95 लाख इंटू 40, तो ये आएगा 38 करोड़, जीरो संभाल के, 38 करोड़ 25 करोड़ 57 लाख माइनस 2 करोड़, जीरो बहुत ही संभाल के, तो ये आएगा 23 करोड़ 57 लाख। $14 करोड़ 43 लाख, ये आपका मार्केट वैल्यू एडेड आएगा। बस इतना ही है, मतलब ये ट्रेजरी स्टॉक का एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन था, बस लिखो। आगे बढ़ते हैं। अब बाकी तो थोड़ा बहुत सिंपल है, सिमिलर क्वेश्चन पास में आ चुके हैं, ठीक है, तो वो मैं नहीं करा रहा। अब मैं जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 करें, स्टार्ट करें। तारा एंड कंपनी is a private sector electrical engineering company that is in existence
फॉर पास्ट 4 डिकेड्स। अब आपको पता ही है ये सबका कोई काम रहता नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। 4 such projects are identified by the marketing team. The company has the capacity to undertake all the 4 projects if they meet the required criteria. मतलब कैपिटल रेशनिंग वाली सिचुएशन नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है पैसों की, जितने प्रोजेक्ट्स हमारे क्राइटेरिया में आएंगे हम सब एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसका कुछ खास लेना देना नहीं है। मतलब आपस में ये प्रोजेक्ट्स कॉम्पीट नहीं कर रहे, ठीक है। फिर है आपका जो क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने का क्राइटेरिया क्या है आपका, पहला है कट ऑफ रेट यानी मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो आपको रिक्वायर्ड है वो है 18%। प्रोजेक्ट में कम से कम 18% का रिटर्न होना चाहिए और पेबैक पीरियड मेथड से उसका जो पेबैक है वो 6 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अप टू 6 ईयर्स का पेबैक वाला ही प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट करोगे, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। उसका जो प्रॉफिट है वो 18% मिनिमम होना चाहिए और उसका पेबैक भी 6 ईयर्स से कम होना चाहिए, अप टू 6 ईयर्स होना चाहिए, तो ही आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे। अब 4 प्रोजेक्ट्स जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं ABCD, इसके पूरे डिटेल दिए हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट्स कितना है इन क्रोर्स, एनुअल नेट कैश इनफ्लो, डायरेक्ट कैश इनफ्लो दिए हुए आपको आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीसिएशन, ठीक है। डायरेक्ट कैश फ्लो दिया हुआ है इन क्रोर्स, फिर लाइफ दिया है प्रोजेक्ट का इन ईयर्स और आपको एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है डायरेक्टली 18% के हिसाब से जो आपका कट ऑफ रेट है। अब ये सब अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं और यहां ये वर्ड मिस नहीं करना है, एनुअल, इसलिए यहां पे एन्युटी फैक्टर है। काफी बच्चों को बेसिक नहीं आता ना, ठीक है, तो क्योंकि एनुअल CFAT है, एनुअल CFAT है तो आपको डायरेक्ट एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है, दोनों को बस आप मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्टली आपको सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज आपको एक साथ सीधे मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको निकालना कुछ भी नहीं है, आपको एन्युटी फैक्टर नहीं निकालना है, सब आपको दिया हुआ है, ठीक है। कंसेप्ट अप्लाई करना है सिर्फ। अब आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग टीम ऑफ तारा ऑल्सो हैज, ऑल्सो मतलब ये अलग पूरा है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा ऊपर का अलग है, यहां से फिर सेकेंड पार्ट पे वो आ रहे हैं। ऑल्सो हैव अ प्लान टू expand in foreign territories. There are a number of goodwill projects being undertaken by the government of India for smaller nations. The marketing team has selected 2 projects for application. Both the projects are being financed by government of India and are identical. However, Geeta feels that the projects that has lesser risk embedded in the cash flow should be selected. ठीक है, क्राइटेरिया दिया है जिसका कम रिस्क होगा। अब रिस्क कहां से गिनते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर उसी का जो बेटर वर्जन है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अब आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा यूज होता है अगर आपके प्रोजेक्ट सेम है, सेम बेस पे है, उसका इन्वेस्टमेंट सेम है, लाइफ सेम है, सब सेम है, तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन से आपका आंसर आ जाता है। अब जब यहां लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट आइडेंटिकल है तो स्टैंडर्ड डेविएशन से ही आप रिस्क डायरेक्टली निकाल सकते हो। कोएफिशिएंट कब निकालते हैं, जब दो अलग अलग बेस के अलग अलग इन्वेस्टमेंट, अलग अलग लाइफ वाले प्रोजेक्ट्स को आपको कंपेयर करना है, तब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज होता है। पर यहां पे कोएफिशिएंट ही पूछा है तो जो पूछा है वो निकालेंगे। ईयरली पूरे कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं एंड द एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कैश इनफ्लो दिए हुए हैं 4000 करोड़, 8000 करोड़, 12, 16, उसकी प्रोबेबिलिटी प्रोजेक्ट एक्स की और प्रोजेक्ट वाई की अलग अलग है, ठीक है। इनिशियल कैपिटल डिप्लॉयमेंट इज नेसेसरी, दैट इज गिवन एडिशनल प्रोजेक्ट विल बी executed in future. Investment of 1000 CR is estimated. Initial investment will be financed by 25% equity and 75% debt. Interest 14% per annum. Income tax rate 15%. Based on the given facts and circumstances, ठीक है, निकालना क्या है, rank the proposal A to D according to the payback period method. Which proposal can be accepted? Rank the proposal A to D according to the PI, यानी present value index method, PI method. Which proposal can be accepted? तो ये दो क्वेश्चन आपके ऊपर के क्वेश्चन में है और नीचे वाला देखो अलग है। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स एंड वाई एंड विच प्रपोजल इज रिस्कियर एंड विच प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड। अब यहां लिखा हुआ है विच प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड कि गीता को क्या लग रहा है, लेस रिस्क वाला एक्सेप्ट करना चाहिए, तो फाइनल आंसर वही होगा जिसका लेस कोएफिशिएंट आएगा, उसमें लेस रिस्क है और इसीलिए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। इजी क्वेश्चन है, पहली बार इजी क्वेश्चन आया है। बोलो, पेबैक निकालना है। पेबैक आप बहुत बार निकाल चुके हो, ठीक है। पेबैक मेथड में क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग नहीं करते हैं,
सबसे पहले पता होना चाहिए। पे बैक में डायरेक्ट कैश फ्लोज यूज होते हैं और उसमें कंपाउंडिंग या टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज नहीं होता है, तो आपको ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है ये यूज नहीं करना है। दूसरी चीज कि ये एनुअल इनफ्लोज हैं, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको क्या आदत पड़ी है, हर साल का कैश फ्लो अलग अलग होता है और फिर आप वो क्यूमुलेटिव निकालते हो, फिर वो सब करते हो, वो सब करते हो। अरे इसमें डायरेक्ट एनुअल कैश इनफ्लो दिए हैं, मतलब वो जो फॉर्मूला पड़ा था गलती से वो यहां यूज करना है। बहुत सिंपल है। तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट को यानी कैश आउटफ्लो को एनुअल सीएफएटी से आप डिवाइड करो तो आपको पे बैक मिल जाएगा। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है बस, ठीक है। चलो प्रपोजल ए बी सी डी, इन्वेस्टमेंट इन क्रोर्स 300, 850, 925, 250, ठीक है। फिर है एनुअल CFAT 73, 95, 125, 38। बस इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। ये आ गया आपका पे बैक। बोलो डिवाइड करो, 300 डिवाइडेड बाय 73, तो इसका पे बैक आएगा 4.11 ईयर्स, ठीक है, ये ईयर्स में आते हैं। 850 डिवाइडेड बाय 95, 8.95 years, 925 divided by 125, 7.4, 250 divided by 38, 6.58, ठीक है। अब इनको रैंक करना है। बोलो क्या क्राइटेरिया होता है पेबैक का, लोअर द बेटर, लोअर द बेटर, ठीक है। तो सबसे कम है इसका, तो यहां रैंकिंग भी लिख दो। चलो रैंकिंग ये आएगा 1, फिर है 2, 3, 4। अब यहां पे आप और एडिशनल एनालिसिस लिख सकते हो कि ये 6 इयर्स के ऊपर है, ये भी 6 इयर्स के ऊपर है, ये भी 6 इयर्स के ऊपर है। तो एज पर द कट ऑफ या जो इनका क्राइटेरिया है ये सारे एक्सेप्टेबल ही नहीं है। रैंकिंग तो दूर की बात है, प्रोजेक्ट ही इनके क्राइटेरिया के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा आप एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हो। इंस्टीट्यूट ने दिया है क्या, देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा दिया ही है, ओनली प्रपोजल ए कैन बी एक्सेप्टेड, बाकी के सबके 6 ईयर से ज्यादा है, ठीक है। रैंकिंग आपने निकाल ली, एडिशनल ये भी आप लिख सकते हो। तो इसमें कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन देख के डर जा रहे हैं, इसलिए मैंने बहुत क्लियर बोला है ये क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 पहले सॉल्व करना ही नहीं है। तो इतना इजी क्वेश्चन होने के बाद भी लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते, तो ऐसे आप अटेम्प्ट बर्बाद मत करो, इसको लास्ट में करो, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड है पीआई। पीआई का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, सिर्फ आपको निकालना क्या है, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब एनुअल सीएफएटी दिया हुआ है, इसको सिर्फ आप एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपका न्यूमरेटर मिल जाएगा। तो एक स्टेप सिर्फ आपको यहां परफॉर्म करनी है। आ जाओ, प्रोजेक्ट ए बी सी डी, सेम इन्वेस्टमेंट 300, 850, 925, 250, फिर आपका एनुअल CFAT 73, 95, 125, 38। अब यहां पे आएगा एन्युटी फैक्टर एट द रेट ऑफ 18%, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एज इट इज लेना है। 6.18, 19.67, 7.29, 5.23, ठीक है। अब इनको सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, ठीक है। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो अब ये ABCD भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन भी आप कर लो, तो B इंटू सी। बोलो 73 इंटू 6.18, 451.14, 95 इंटू 19.67, 1868.65,
7.29 into 125, 911.25, 38 into 5.23, 198.74। तो ये आपका आ गया न्यूमरेटर, डी आपका न्यूमरेटर है और ए आपका डिनोमिनेटर है, दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय ए, करो डिवाइड, 451.14 डिवाइडेड बाय 300, ये आएगा 1.5 टाइम्स 1868.65 डिवाइडेड बाय 850, 2.20 टाइम्स 911.25 डिवाइडेड बाय 925.9899 जो भी लिखो, और फिर है 198.74 डिवाइडेड बाय 250.79 टाइम्स। अब आपको क्राइटेरिया पता ही है, 1 से नीचे है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है ही नहीं। रैंकिंग लिख लो पहले, रैंकिंग बोलो सबसे ज़्यादा किसका है, ये बी का, फिर ए का, फिर सी का और लास्ट में डी का, ठीक है। रैंकिंग आपने दे दी क्योंकि रैंकिंग पूछी हुई है। अब इसमें भी आपको लिखना है कि प्रोजेक्ट सी एंड डी का जो पीआई है वो 1 से भी बिलो है, तो वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, प्रोजेक्ट ए और बी ही एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो यहां तक बहुत इजी था, ठीक है, मतलब आप समझ नहीं सकते कितना इजी था, 10 मार्क आपके इजी थे। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में थोड़े कैलकुलेशंस हैं, मैथ्स है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, बट है बहुत इजी, ठीक है। चलो, एक्स और वाई प्रपोजल का जो है उसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पहले निकालना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल सीएफएटी, जो कि आपको दिए हुए हैं, मतलब आप निकाल लोगे, अलग अलग ईयर्स का है, उसका एवरेज ले लेंगे, एवरेज एनुअल इनफ्लोस, ठीक है, इंटू 100। तो ये आपका कोएफिशिएंट आएगा, ठीक है। हायर द कोएफिशिएंट हायर द रिस्क, लोअर द कोएफिशिएंट लोअर द रिस्क, ये उसका इंटरप्रिटेशन है। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के क्या स्टेप्स होते हैं बोलो, एक्स का निकालते हैं पहले, बोलो कैश इनफ्लोस, फिर आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये दो तो आपको दिए ही हुए हैं, निकाल लो पहले, लिख लो, 4000, 8000, 12000, 16000, 0.2341, ठीक है, इसका टोटल 1 आता है हमेशा। बोलो, तो आपको सिर्फ क्या करना है, पहले एक्सपेक्टेड या प्रोबेबल कैश इनफ्लो निकालने हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। ये नहीं भी किया तो भी चलता, जैसा आपको करना है करो। सबसे पहला स्टेप आता है इसमें डेविएशन, ठीक है, तो वो प्रोबेबल आपको लेना ही पड़ेगा, मतलब एवरेज लेना पड़ेगा। ठीक है, चारों का टोटल आता है 40,000 डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज जो है वो है 10,000। एवरेज कैश इनफ्लो जो आपका डिनोमिनेटर है वो है 10,000, ठीक है, डेविएशन भी वहीं से निकलेगा, कैश इनफ्लो माइनस एवरेज। बोलो कैश इनफ्लो कितना है फर्स्ट ईयर का, मतलब फर्स्ट प्रोबेबिलिटी का 4,000, 4,000 माइनस 10,000 वो आएगा नेगेटिव 6,000, 8,000 माइनस 10,000 नेगेटिव 2,000, 12 माइनस 10 पॉजिटिव 2,000, 16,000 माइनस 10 पॉजिटिव 6,000, ये आ गया डेविएशन। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए, तो स्टेप 1 क्या है, डेविएशन निकालो। डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, कैश इनफ्लो माइनस एवरेज, और फिर है स्टेप 2 डेविएशन स्क्वायर, ठीक है, बस का स्क्वायर लेना, इनटू इक्वल टू, और माइनस साइन भी प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, 6,000 इंटू इक्वल टू, तो ये आएगा 3,60 lakhs, जीरो संभाल के, 2,000 इंटू इक्वल टू ये आएगा 40 lakhs,
40 लैक्स बरोबर है। ठीक है, सब में अब प्लस हो जाएगा, स्क्वायर लेते हो तो माइनस भी प्लस हो जाएगी और जो प्लस है वो तो प्लस ही रहेगी, तो सब प्लस हो जाएंगे अब। ठीक है, और अब लास्ट स्टेप में आपको करना है डेविएशन स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बोलो 3 करोड़ 60 लैक्स इंटू 0.2 तो ये आएगा 72 लैक्स। 40 लैक्स इंटू 0.3 ये आएगा 12 लाख। 40 लैक्स इंटू 0.4 16 लैक्स और 3 करोड़ 60 लैक्स इंटू 0.1 36 लैक्स। ठीक है, इसका लेना होता है आपको टोटल और फिर उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, बोलो कितना आएगा 72 लैक्स प्लस 12 लैक्स प्लस 16 लैक्स प्लस 30, तो 1 करोड़ 36 लैख आपका टोटल आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वैरिएंस या जो भी बोलो उसको, तो इसका स्क्वायर रूट निकालो 1 करोड़ 36 लैक्स डिवाइड अपना इसका स्क्वायर रूट तो ये आएगा 3687.8। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये आएगा आपका, ये अमाउंट में होता है। ठीक है, रुपीज में आएगा। क्लियर है क्या? तो ये आ गया एक्स का। सेम प्रोसीजर वाई का निकालना है। बोलो वाई पे आ जाओ, बस नंबर्स अलग है, करना वही है। बोलो 4000 8000 12000 16000, प्रोबेबिलिटी अलग है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अलग है। 1 4 2 3 बोलो एवरेज ले लो, सेम आएगा 10,000। बोलो डेविएशन कैश इनफ्लो माइनस एवरेज 4,000 माइनस 10,000 माइनस 6,000 माइनस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 डेविएशन स्क्वायर। ठीक है, सब सेम आएगा लेकिन प्रोबेबिलिटी अलग है, तो आंसर फाइनल अलग आएगा। बोलो ये आएगा सेम 3 करोड़ 60 लैक्स 40 लैक्स 40 लैक्स 3 करोड़ 60 लैक्स। अब प्रोबेबिलिटी अलग है तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा डेविएशन स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी 3 करोड़ 60 लैक्स इंटू 0.1 तो ये आएगा 36 लैक्स। 40 लैक्स इंटू 0.4 ये आएगा 16 लैक्स। 40 लैक्स इंटू 0.2 ये आएगा 8 लैक्स और 3 करोड़ 60 लैक्स इंटू 0.3 ये आएगा 1 करोड़ 8 लैक्स। देख रहे हो, ये वाले नंबर्स अलग आएंगे। अब इसका सम ले लो, सम ऑफ डेविएशन स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, उसका स्क्वायर रूट, ऐसा उसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसका समेशन बोलो कितना आएगा समेशन 1 करोड़ 68 लैक्स। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ डेविएशन स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी 4098.78 रुपीस। ठीक है, ये रुपीस में होता है, एब्सोल्यूट नंबर होता है। ठीक है, तो इससे ही समझ में आ जा रहा है कि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, इसका ज्यादा है, तो वो कम रिस्की है, ज्यादा रिस्की है, क्योंकि दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम है, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो डायरेक्टली यहीं से पता चल जाता है। लेकिन कोएफिशिएंट पूछा है तो निकाल लो, यही निकाल लो। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एवरेज एनुअल कैश फ्लोज, तो 3687.8 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100 तो ये आएगा 36.88% और ये आएगा 4098.78 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100 तो ये आएगा 40.99%। तो किसका ज़्यादा कोएफिशिएंट है? इसका, यानी ये ज़्यादा रिस्की है और ये कम रिस्की है। लेस रिस्की, मोर रिस्की। तो फाइनल आंसर क्या आएगा?
फोर्थ आंसर क्या आएगा, कौन सा प्रेफरेबल है, एक्स, प्रोजेक्ट एक्स इज लेस रिस्की, ठीक है, और वो प्रेफर करना चाहिए। क्लियर है क्या? लिखो। ठीक है। तो जो जो मुझे लगा कि मुझे पढ़ाने चाहिए वो मैंने लगभग कवर कर लिए हैं। कुछ और आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसमें आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये था दिसंबर 25 का पेपर डिस्कशन। पार्ट 1 में ऑलरेडी मैं बड़े क्वेश्चन 1-2 करा चुका हूं और रिमेनिंग मैंने इसमें करवा दी हैं। इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से, और बाकी जो छोटे क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ईजी हैं, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अगर आप कहीं स्टक होते हैं इस दोनों वीडियो में, कहीं भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द पेपर्स।